बिहार के राजनीति के एक ऐसे चेहरे की कहानी जिसका सालों लंबा पॉलिटिकल करियर किसी भी नॉर्मल लॉजिक से बिल्कुल परे है। हम बात कर रहे हैं छोटे सरकार यानी अनंत सिंह की। आज इस एक्सप्लेनर में हम क्राइम, मसल पावर और पॉलिटिक्स के उस गठजोड़ को समझेंगे जो वहां हर सिस्टम पर भारी पड़ता दिखता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस विश्लेषण को हमने कुछ हिस्सों में डाटा है। पहले हम इनके उदय को समझेंगे, फिर वो दशकों लंबे गैंग वॉर्स देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे पॉलिटिक्स की ढाल पर, कोर्ट कचहरी के मैटर्स पर, और आखिर में उस अजीब ट्रेंड को देखेंगे जहां सीधे जेल के अंदर से लगातार चुनाव जीते जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बैकस्टोरी से कि आखिर छोटे सरकार का उदय हुआ कैसे। किसी भी नेता के आज को समझने के लिए उसकी शुरुआत देखना जरूरी है, और इनकी शुरुआत खैर काफी अनोखी रही है। पर आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है, बाहुबली। इंडियन पॉलिटिक्स में ये वर्ड उन दबंगों के लिए यूज होता है जो अपने मसल पावर और क्राइम नेटवर्क्स के दम पर इलेक्शंस जीतते हैं। मोकामा में तो जैसे एब्सोल्यूट पावर किसी पार्टी आइडियोलॉजी से नहीं बल्कि इसी बाहुबली स्टेटस से तय होती दिखती है। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1967 में जन्म और 1976 में जब उम्र सिर्फ 9 साल थी तो साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। पर वहां साधुओं को ही आपस में लड़ते देख इनका मोह भंग हुआ और ये वापस लौट आए। खैर, असली टर्निंग पॉइंट 1980s में आया जब इनके भाई दिलीप ने एक बहुत बड़ा स्मगलिंग एम्पायर टेक ओवर कर लिया। फिर 1990 में भाई दिलीप एमएलए बनकर बड़े सरकार कहलाए और वहीं से अनंत सिंह की छोटे सरकार के रूप में अंडरवर्ल्ड में पक्की एंट्री हुई। अब आते हैं 1990s और 2000s के उस दौर में जब स्ट्रीट वायलेंस या सड़कों पर हिंसा ही डोमिनेंस दिखाने का एकमात्र तरीका बन चुकी थी। ये कंपैरिजन सच में काफी दिलचस्प है। एक तरफ है विवेका पहलवान के साथ उनकी दुश्मनी, जो कि असल में उनके सगे चाचा थे। ये फैमिली फ्यूड इतना पर्सनल था कि 1995 के एक शूटआउट में दोनों तरफ के परिवारों समेत 5 लोग मारे गए। वहीं दूसरी तरफ सूरजभान सिंह के साथ का मुद्दा पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजिक अंडरवर्ल्ड टर्फ वॉर था। इसमें तो यूपी के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की AK-47 तक यूज हुई और सूरजभान ने अनंत के भाई को इलेक्शंस में सीधे 40% के मार्जिन से हरा दिया। और इन दुश्मनियों में वायलेंस का लेवल क्या था वो इस इंसिडेंट से साफ समझ आता है। जुलाई 2004 में अनंत सिंह चाय पी रहे थे जब अचानक एम्बुश होता है और उन्हें छाती में गोली लगती है। जब उन्हें सीरियसली इंजर्ड हालत में हॉस्पिटल लाया गया तो वहां उनके भाई दिलीप ने सीधे सर्जन की कनपटी पर बंदूक रख दी और धमकी दी कि अगर अनंत को कुछ हुआ तो डॉक्टर की फैमिली जिंदा नहीं बचेगी। सर्जरी के बाद अनंत तो बच गए, पर वायलेंस के वो निशान आज भी उनके घर की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। इस हद तक खून खराबे के बाद पिक्चर में एंट्री होती है पॉलिटिक्स की, एक मजबूत ढाल बनकर। और ये पैटर्न तो सब कुछ बयां कर देता है। 2005 से 2025 तक के इलेक्शंस पर नजर डालिए। जेडीयू, फिर इंडिपेंडेंट, फिर आरजेडी, फिर वापस जेडीयू। पार्टियां लगातार बदल रही हैं, अलायंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन उनकी की अपोनेंट्स बिल्कुल वही हैं। वही अनंत सिंह और वही सूरजभान सिंह का आमना सामना। तो अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि बिना किसी पक्की पार्टी आइडियोलॉजी के कोई भी कैंडिडेट स्टेट के सबसे बड़े पॉलिटिकल अलायंसेस के खिलाफ लगातार अपनी जीत की गारंटी कैसे दे सकता है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि मोकामा में एक इंडिविजुअल का बाहुबली ब्रांड किसी भी पार्टी मैनिफेस्टो से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। आइए अब क्राइम, पुलिस और कोर्ट कचहरी के इस चक्कर को देखते हैं। इतने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बावजूद पुलिस के साथ टकराव का एक लंबा हिस्ट्री रहा है। इन तीनों इंसिडेंट्स को देखिए, लेवल कैसे धीरे धीरे एस्केलेट होता गया। 2007 में एक न्यूज रिपोर्टर को राइफल की बट से मारने का मामला सामने आया, जिसमें बाद में क्लीन चिट मिल गई। फिर आता है पुट्टूज यादव मर्डर केस, जहां हालात इतने खराब हुए कि सीधे 500 पुलिस वालों ने रेड मारी और INS की मैगजीन्स मिली। और 2019 आते आते UAPA के अंडर पूरे 11 घंटे की रेड चली। कार्बन पेपर में लिपटे AK-47 और ग्रेनेड्स ऐसी चीजें मिली। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि पुलिस के रिस्पॉन्स का स्केल कितना मैसिव होता चला गया। सिर्फ इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 10। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। 2022 में वेपन्स रिकवरी केस में इन्हें ठीक 10 साल की सजा सुनाई गई थी। पर फिर अगस्त 2024 में हाई कोर्ट से सडनली एक्विटल मिल गया और इनके बाहर आने का रास्ता दोबारा साफ हो गया। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अजीब और पैराडॉक्स वाले हिस्से पर, जहां चुनाव सीधे जेल के अंदर से जीते जाते हैं। ये टाइमलाइन किसी भी नॉर्मल पॉलिटिकल लॉजिक के बिल्कुल उलट है। जरा सोचिए,
2015 में मर्डर चार्ज में अंदर हैं, बिगरिया जेल से ही एज एन इंडिपेंडेंट लड़ते हैं और पूरे जेडीयू-आरजेडी अलायंस को हरा देते हैं। 2020 में आरजेडी के टिकट पर जेल से ही 35,000 से ज्यादा वोट से जीत जाते हैं और 2025 में इलेक्शन से ठीक पहले अरेस्ट होने के बावजूद जेडीयू के टिकट पर अपना 5वां टर्म भी निकाल लेते हैं। तीनों बार टिकट और पार्टियां अलग, पर करंट एड्रेस वही, जेल। 2025 के इन इवेंट्स को एक सीक्वेंस में देखिए कि आखिर हुआ क्या था। जनवरी में मजदूरों के डिस्प्यूट से बात इतनी बड़ी कि सोनू मोनू गैंग के साथ 70 राउंड फायरिंग हो गई। अगस्त में जब इनको बेल मिलती है तो 100 गाड़ियों का एक ग्रैंड रोड शो निकलता है जिसमें एक यूनियन मिनिस्टर तक मौजूद थे। फिर अक्टूबर आते आते इलेक्शन के माहौल में दूसरी पार्टी के कॉन्वॉय से आमना सामना होता है और 75 साल के दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या हो जाती है। नतीजा ये हुआ कि इलेक्शन से ठीक पहले 1 नवंबर को पुलिस इन्हें मर्डर के आरोप में दोबारा अरेस्ट कर लेती है। खैर, ठीक इस माहौल और लगातार अरेस्ट में होने के बावजूद आखिरी नतीजा देखिए। मार्जिन था 28,206 वोट्स। सूरजभान सिंह की पत्नी के खिलाफ दुलाराचंद यादव मर्डर केस में एक्टिव इम्प्रिजनमेंट होने के बाद भी आसानी से ये बड़ा जीत का मार्जिन हासिल कर लिया गया। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो शीशे की तरह साफ समझ आती है। संगीन क्रिमिनल चार्जेस एक तरफ, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो या कांग्रेस, आखिर में इन सबको गारंटीड इलेक्टोरल मैथ चाहिए होता है और वहां इन बाहुबलियों का ही सहारा लिया जाता है। इसीलिए सोर्स मटेरियल से निकला ये थॉट बहुत एप्ट लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल बाहुबलियों को टिकट देने में संकोच नहीं करता। राजनेता उतनी जल्दी जूते नहीं बदलते जितनी जल्दी वो अपनी वफादारी बदल लेते हैं। ये आखिरी बात सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्राइम और पॉलिटिक्स का ये डीपली रूटेड गठजोड़ आखिर कब तक हावी रहेगा। इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।